नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने हिंदी के अंदर चैप्टर 4 तक के वीडियो देखे। आज हम चैप्टर 5 देखने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव यहाँ पर इस एकांकी में लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ जितने भी लोग थे उनकी अच्छी तरह से यहाँ पर उनको अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। अगर हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो वीरांगनाएं थी, उनकी जो सहेलियां, सखी या दासियां जो भी समझो, उनको हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जो लेखक है उन्होंने उनका जो रोल है वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। तो पहले हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। उनका जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जून 1858 ग्वालियर में हुआ था। उनके पति का नाम राजा गंगाधर राव था। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जो लेखक है विष्णु प्रभाकर, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जो लेखक है उनका जन्म 21 जून 1912 में हुआ था और उनका निधन 11 अप्रैल 2009 में हुआ था। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिर्नरपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं बढ़ती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद, नवप्रभात, प्रकाश और परछाइयां, बाहर एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, आवारा मसीहा आदि उनकी रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। शीर्षक है स्वराज्य की नींव, यानी स्वतंत्रता, अपने राज्य की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो नींव रखी जाती है, पत्थर, यहाँ पर पत्थर की बात की है, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना है, जो लड़ाई करनी है अंग्रेजों के सामने, उनकी जो नींव, वहाँ की जो स्त्रियां, झांसी की रानी के साथ जो स्त्रियां थी उन्होंने रखी है, उसकी बात यहाँ पर अच्छी तरह से एकांकी में प्रस्तुत की गई है। उसको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। ये इस एकांकी के पात्र हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई की तंबू का एक भाग दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। यहाँ पर आपको पता है कि जब भी आप एकांकी प्रस्तुत करते हैं स्टेज पर, तो उसके लिए उसके पहले उसका बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, यानी स्टेज तैयार किया जाता है। स्टेज को देखते ही सामने वाले को पता चल जाता है कि यह जो एकांकी में किसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर
एकांकी के अंदर जब एकांक की शुरुआत होती है तो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है जो महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने की तैयारी करती है। तो वहाँ पर कैंप पर अलग अलग तंबू लगाए गए हैं और वहाँ पर ये दृश्य बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो तंबू है और उसका दृश्य यहाँ पर दिखाई दिया गया है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है वो अपनी सखी जो जूही है उसे कहती है कि देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो हम स्वतंत्र थे, हमारे देश के जो राजा थे वो अच्छी तरह से राज्य करते थे, लेकिन अचानक हमारे देश पर अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ती है और वो अपने देश को छोड़कर हमारे देश में शासन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई यही कहती है कि देखते ही देखते क्या हो गया, जो मंजिल पास आते हुए देखती हो तो लगता है कि वह दूर जा रही है। यहाँ पर हम साथ में शब्दार्थ में देखेंगे। पहला है मंजिल, उसका अर्थ है लक्ष्य। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, यानी हिमालय अड़ जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम चलते हैं और वहां से रास्ते से हिमालय खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हिमालय की बात की जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती है। जिस तरह से हिमालय बड़ा होता है उसी तरह से बहुत बड़ी समस्याएं और विघ्न जो है वो उनके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है, उनसे जूझती हो तो नाविक सो जाते हैं। यहाँ पर इन उदाहरण के द्वारा जो रानी लक्ष्मीबाई है वो बताना चाहती है कि वो साहस करती है, लेकिन उनके साथ जो सैनिक है वो उनका साथ नहीं देते। यहाँ पर कहा है कि मैं हिमालय को पार करती हूँ, यानी जो समस्याएं हैं जो मुश्किलें उसे पार करती हूँ तो ऐसा लगता है कि महासागर की डरावनी लहरें मुझे थपड़े मारने लगती है, यानी जो समस्याएं हैं वो लहरों की और बढ़ती हुई मेरे सामने आती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मैं उससे जूझती हूँ, संघर्ष करती हूँ तो उनके साथ वाले जो सैनिक है वो वहां पर सो जाते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है जूझना, उसका अर्थ होता है संघर्ष करना। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। यहाँ पर क्षितिज जो शब्द है, क्षितिज का मतलब है कि जहां पर वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हैं। धरती और आकाश मिलते हैं यानी एक हो ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। यहाँ पर वो कहती है कि राव इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो राव साहब है उनके जो पति है वो ऐसो आराम में मशगूल है। ऐसो आराम का मतलब होता है भोग विलास। ऐसो आराम भोग विलास। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से बोल उठती है। यहाँ पर जो काउंस में दिया गया है वो जो एकांकी में
बोलकर नहीं बताया जाता, लेकिन वहां पर उसका दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, यानी वहां पर उसकी आपको एक्टिंग करनी होती है, बताना होता है। तो यहाँ पर सोचते सोचते बोलते बोलते अचानक रानी लक्ष्मीबाई जो है वो सोचने लगती है, अचानक सहसा मौन हो जाती है। सहसा का मतलब है अचानक, सहसा अचानक, अचानक वो मौन हो जाती है। तब जूही कुछ बोलने के लिए जाती है, जैसे वो एक्टिंग करती है, कुछ बोलने का प्रयत्न करती है, तो उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई वो बोल पड़ती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। सहसा तीव्र होकर, तीव्र यानी तेज, यानी जब रानी लक्ष्मीबाई मौन हो जाती है तो अचानक तेज होकर वो बोलने लगती है कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन जूही ऐसा लगता है कि अब झांसी हाथ से निकल जा रही है। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का अपनी झांसी को लेने का जो जोश है, जुस्सा है, जो अपनी झांसी को प्राप्त करने का जो जज्बा है वो यहाँ पर दिखाई दिया गया है। वो कहती है कि मैं अकेली हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी झांसी लेकर ही रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। यहाँ पर जूही दिलासा देते हुए रानी लक्ष्मीबाई से कहती है कि कौन कहता है कि आप अकेली है, आप तो गीता पढ़ती है, यानी गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम कर्म कर फल की आशा मत रख, यानी जहाँ जहाँ पर जिसको मेरी जरूरत होती है वहां पर मैं खड़ा हो जाता हूँ। यानी आप गीता पढ़ती है तो स्वयं कृष्ण भगवान आपके साथ है और आपको पता है कि आप जो कर्म करने जा रही हो तो उसका अच्छा ही फल आपको प्राप्त होगा। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगाधर ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। यहाँ पर बाबा गंगाधर जो है उनके गुरु, उन्होंने कहा था कि गंगादास ने कहा था कि स्वराज्य में तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम छुआछूत उच्च नीच के जो भेदभाव है, पहले जमाने में, आज तो भेदभाव देखने को नहीं मिलते, लेकिन पहले जमाने में ये सारे भेदभाव आपको पता है कि देखने को मिलते थे कि उस दरमियान की जो नीची जाति के लोग हैं वो बड़ी जाति के लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, उनका खाना पीना रहने का जो व्यवस्था होती है वो अलग ही रखी जाती है। तो यहाँ पर उनका कहने का था कि विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवा नहीं बन जाते, यानी जन के कल्याण के लिए जब तक हम कार्य नहीं करते तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से, यानी उन्होंने कहा था कि स्वराज्य हमें तब भी मिल सकता है कि हम दूसरों की सेवा करें और तपस्या करें और अपने रक्त का बलिदान दें, तभी हमें स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। जूही, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, यानी यहाँ पर स्वराज्य यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले स्वराज्य की नींव रखना बहुत बड़ी बात है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है। यहाँ पर जो जूही है वो रानी लक्ष्मीबाई से कहती है कि यहाँ पर गंगाधर जी ने ये भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्त करने से पहले हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो नींव, जो पत्थर है वो रखनी पड़ेगी और वह रखने के लिए सफलता और असफलता देव के हाथ में है। हम स्वराज्य के नींव बनने के लिए तैयार है और उसके बाद हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, वो देव यानी ईश्वर के हाथ में है। शब्दार्थ है देव यानी भगवान। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है।
यहाँ पर स्वराज्य मिले ना मिले, लेकिन नींव के पत्थर बनने के लिए हमें कोई रोक सकता नहीं है। यानी हम स्वराज्य प्राप्त करने की शुरुआत हम कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, यानी वो खुश हो जाती है, जूही की बात सुनकर वो मुस्कुराती है। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहती है, वो जूही से शाबाशी देती है कि वाह मेरी कर्नल, यानी जो सैनिक का जो अधिकारी होता है कर्नल, उसके बाद उसे कर्नल बताया गया कि वाह मेरी कर्नल, तुम अगर हो तो कोई भी बात अशक्य नहीं है। और मुझे यह आशा है कि तुम जैसी नारियां स्वराज्य का नींव रखने जा रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे पास इतनी शक्ति होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो सेना नायक थे सभी लोग वो विलास में डूबे हुए थे और उनके पास सैनिक था, लेकिन सैनिक को अनुशासन में रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनका सैन्य था वो भी अनुशासन में नहीं था। जूही, जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। यहाँ पर जूही रानी लक्ष्मीबाई से कहती है, हाँ रानी लक्ष्मीबाई मैं जानती हूँ, क्योंकि हम सब लोग भोग विलास में डूब गए हैं। लेकिन यहाँ पर तभी दूसरी जो उनकी सखी है मुंदर, वो वहां पर प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। यानी यहाँ पर पहले भी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हमारी सेना में अंकुश नहीं है, क्योंकि उनका जो सेनापति तात्या था वो भी भोग विलास में डूबा हुआ था। तो यहाँ पर मुंदर कहती है कि विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। जूही सहसा यानी अचानक बोल उठती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। यहाँ पर सेनापति का पक्ष लेते हुए जूही कहती है कि सेनापति जो है वो भोग विलास में नहीं डूबे हैं। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। यहाँ पर मुंदर कहती है, मुस्कुराती है, हंसती है, क्योंकि उसे कुछ बात की जो पता था, क्योंकि जूही और जो तात्या सेनापति थे उन दोनों के बीच प्रेम संबंध था। तो यहाँ पर जो वो मुस्कुराती है, वो समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। पक्ष लेना शब्दार्थ है पक्ष लेना, यानी तरफदारी करना, तरफदारी करना। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। तथ्य यानी सत्य, शब्दार्थ है तथ्य, इसका मतलब है सत्य। यानी यहाँ पर जूही कहती है कि जो सत्य है वो हम छिपा नहीं सकते। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। यहाँ पर जो सेनापति तात्या है वो अपने सरदार यानी जो राजा है उनको वो तन मन से अपने स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। यहाँ पर मुंदर कहती है कि अगर जो तात्या राव साहब को अपना स्वामी मानता है तो तुम भी तात्या को अपना स्वामी मानती हो। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जब मुंदर जूही से कहती है कि तुम उसे अपना स्वामी मानती हो, तब जूही कहती है कि हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और स्वामी मानती रहूंगी, लेकिन उनसे पहले मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी पहले मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ और अपने देश के लिए मैं सबको ठुकरा सकती हूँ।
और मैंने ठुकरा भी दिया है। जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। सब पकाकर यानी सर को पकड़ते हुए जूही कहती, अरे तू तो नाराज हो गई, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने उसे अपना स्वामी मान लिया है तो तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको पूरी तरह धुतकार दिया था। यहाँ पर धुतकारना शब्दार्थ है, धुतकारना उसका अर्थ होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। यानी यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जूही का पक्ष लेते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ उसने उन्हें ठुकरा दिया है और उनका तिरस्कार भी कर दिया है, क्योंकि जब राव साहब भोग विलास में डूबे हुए थे और उन्होंने जूही को नाचने के लिए बुलाया था तब जूही ने उन्हें फटकार दिया था, यानी उनका तिरस्कार किया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। यहाँ पर जूही कहती है कि हाँ मैं नाच सकती हूँ, लेकिन भोग विलास में डूबे हुए लोगों के लिए नहीं नाच सकती। अगर जो भोग विलास में डूबे हुए लोग हैं उनके सामने मैं नाचूंगी तो किसी को फांसी चढ़ने की बारी आ सकती है और मैं ये नहीं चाहती। लक्ष्मीबाई, देख निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है दीर्घ निश्वास रखते हुए, यानी ऊंडे श्वास को भरते हुए वह कहती है कि हम ये तो नहीं कर सकते, ठोकर नहीं मार सकते, यानी यही दर्द तो हमें कचोट रहा है कि अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। मदहोशी यानी नशे में होना, मदहोशी का मतलब है नशे में होना, यानी जो लोग नशे में हैं अगर उसे ठोकर मारने से उनकी जो नशे की हालत जो मदहोशी है वो अगर निकल जाती है तो मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। यहाँ पर जूही कहती है कि मैं औरों की बात नहीं जानती, लेकिन आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको मदहोशी में जो लोग डूबे हुए उनको ठोकर मारने के लिए मैं तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। यहाँ पर जूही ने जब कहा तो मुंदर भी उनका साथ देती है और कहती है कि भाई साहब मैं भी तैयार हूँ, चलो हम उनकी नींद हराम कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने एकांकी को देखा और अगली एकांकी की जो आधार चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।